एयरपोर्ट पर इंडिगो की एयरलाइंस में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। लेकिन आज भी फ्लाइट कैंसिल होने की खबरें लगातार आती रही। देश भर में अब तक कई बड़े एयरपोर्ट्स पर 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। उधर हैदराबाद से 115 उड़ानें, मुंबई से 112 और बेंगलुरु से 150 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली में भी 109 उड़ानें रद्द की गई, जबकि चेन्नई, त्रिची, चंडीगढ़ से भी कैंसिलेशन की खबरें आई। कुल मिलाकर अब तक 538 फ्लाइट सेवाएं प्रभावित बताई जा रही हैं आज के दिन में। तो लगातार जो फ्लाइट्स की आज लगभग 5वां या 6ठा दिन अगर हो गया है, तो इसके फंक्शन में किस तरह से प्रयास करके बहाल करने का लक्ष्य है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा भी कोशिश ये की जा रही है कि फ्लाइट कैंसिलेशन को बहाल किया जाए, फ्लाइट सेवाएं ठीक तरीके से चलें और लोगों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई यात्री रात भर से यहां फंसे हुए हैं। किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई है तो कोई लगातार रीशेड्यूल से परेशान है। टिकट काउंटरों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। दरअसल बैगेजेस कलेक्ट करने को लेकर भी अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है। टर्मिनल 1 पर हजारों बैग्स का ढेर लगा हुआ है। एयरलाइंस के सामने यह भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। देखिए हमारे संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का, और किस तरह से उन्हें परेशानियां हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे 2 शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू सुबह जी दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। और बंगाल की करेंगे। बंगाल में धर्म युद्ध अगले साल यहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनावी जंग से पहले ही बंगाल में एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, और जिसकी नींव तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर रख चुके हैं। तमाम विरोध के बावजूद कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर एक मस्जिद की नींव रख दी। और आज जिस ढंग से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा है, ये इसी धर्म युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल लाखों की तादाद में लोग यहां इकट्ठा हो गए। अलौकिक गीता का पाठ किया जा रहा है, यानी एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबर हो रहा था, अब वहीं पर गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी तो दूसरी तरफ कोलकाता में अब गीता पाठ गूंज रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोलकाता पहुंचे। तो ये 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ब्रिगेड ग्राउंड है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। आध्यात्म का एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है संतों की मौजूदगी में, और भक्तों की धुन भी यहां सुनाई दे रही है। लाखों का जमावड़ा है, लोग पहुंचे हुए हैं गीता पाठ में शामिल होने के लिए। सनातन संदेश के साथ लाखों का हुजूम यहां पर इकट्ठा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद है मंच पर। और बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठन लगातार जुबानी हमले बोल रहे हैं, और सही वक्त इसका जवाब देने की बात भी कही जा रही है। बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर
अपमान करने की हिंदुओं को आघात फांसी का परम कर्तव्य है। अगर वो देश को अपना समझते हैं तो जिनकी मानसिकता तुर्की और सीरिया में है और मक्का मदीना में है, मैं उनकी बात नहीं करता। जो लोग भारत में हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय मान्यताओं को पालते हैं, यानी जो हिंदू हैं, उन सबको इस बात के लिए इंश्योर करना होगा कि हम गुलामी के किसी भी प्रतीक को न रहने देंगे, न ही गुलामी की मानसिकता को रहने देंगे। भारत अब स्वाधीन हो गया है, सांस्कृतिक रूप से भी अब स्वाधीनता का समय आ गया है। और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। और इसके अलावा न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुमायूं ने कहा कि वो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। फिर बंगाल में हुमायूं ओवैसी के साथ मिलकर टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया है कल, ठीक से हुआ? बहुत लोग आया, लोग यहाँ मटेरियल्स दे रहा है, ईटा दे रहा है, स्टोन दे रहा है, सैंड दे रहा है, तो मैं देखना है। इतना इमोशनल मेरा प्यार करके यहाँ आया, इसीलिए वो भाई लोग को जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, इनको साथ मिलने आया। और आपका मतलब बहुत लोग आपको एकदम पैसा भी दे रहे हैं, कल भी आके दे, आप बोला कि एसबीआई का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसके आगे इस चीज को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो एक्सप्रेशन था, मेरा जो इरादा था, वो इरादा पूरा होने वाला है। और बाबरी मस्जिद है बनेगी, उनको साथ जो मैं कल घोषित किया सब पूरा हो जाएगी 3 साल के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस कुछ बोल रहा है कि आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है, आपका क्या? और कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 12 बजे से लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी और उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा का वक्त तय किया गया है। और यहां चर्चा की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस चर्चा में क्या कुछ रहेगा खास बताएंगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। चलिए बताते हैं कि वंदे मातरम पर आखिर कब कब क्या क्या विवाद रहा और क्यों प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाकर लोकसभा में चर्चा के विषय के मध्य लाए। पक्ष में जो बातें रखी गई, वंदे मातरम में जानबूझकर बदलाव किए गए थे, गीत किसी विशेष धर्म या भाषा से जुड़ा नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश की, गीत को काट छाट कर ऐतिहासिक पाप और भूल की गई। विपक्ष में जो बातें इसके कही जा रही हैं वो बीजेपी और आरएसएस खुद इस गीत से बचते हैं। राष्ट्रवाद के संरक्षक ये गीत नहीं गाते। और विपक्षी कहते हैं कि मुसलमान इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इसमें धरती की पूजा का भाव है, देशभक्ति दिखाना वंदे मातरम बोलने पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद और